आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, पाठ 13वां, कक्षा 8वीं। हमने पिछली वीडियो के अंदर ध्वनि पाठ को अध्ययन किया था। आज जो है हम ध्वनि पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए, ध्वनि संचालित हो सकती है। पहला ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्य में, और फोर्थ ऑप्शन है ठोसों, द्रव्य और गैसों में। इसका अर्थ है तीनों में, तो इसका आंसर आएगा ठोसों, द्रव्य और गैसों में ध्वनि जो है वो तीनों में जो है संचालित हो सकती है। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम की संभावना है? मतलब किसकी आवृत्ति जो है सबसे न्यूनतम होती है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। आपको पता होगा कि पुरुष की जो वाक तंत्र होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 20 mm होती है, ठीक है, और महिलाओं की होती है 15 mm, और बच्चों की जो है उससे कम होती है। जितनी वाक तंतु की लंबाई अधिक होगी उतना ही उसकी आवृत्ति जो है वो कम होगी, न्यूनतम होगी। तो इसका अर्थ हो गया पुरुष की जो है वो आवृत्ति जो है सबसे न्यूनतम की संभावना है। इसमें पुरुष आएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी और गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए। मतलब टी मतलब ट्रू और एफ का मतलब फॉल्स। पहला, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। जहां पर वायु बिल्कुल नहीं है, वायु हमने निकाल दी है, तो उसको निर्वात बोलते हैं, और वहां पे ध्वनि जो है वो संचरित नहीं हो सकती। ये ट्रू आएगा। सेकंड, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्त काल कहते हैं। बिल्कुल गलत है, इसको आवर्त काल नहीं कहते, इसको आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी दोलनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवर्त काल तो वो उसको कहते हैं कि एक दोलन में कितना समय लगता है, उसको आवर्त काल कहते हैं। तो इसमें ये गलत है, फॉल्स है। थर्ड, यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। नहीं, ध्वनि मंद नहीं होती है, ध्वनि क्या होती है? प्रबल होती है। तो इसमें ये भी गलत है। फोर्थ, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। बिल्कुल ट्रू है ये, बिल्कुल ठीक है ये। मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। ना तो इससे कम और ना ही इससे अधिक ध्वनि को वो सुन सकता है। ये ट्रू आएगा। फिफ्थ, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। नहीं, तारत्व उतना ही कम होगा ही, तो ये गलत है, ठीक है। आवृत्ति कम है तो तारत्व भी कम होगा, तो ये गलत है, ये फॉल्स आएगा। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। नहीं, संगीत नहीं कहते हैं, उसको शोर कहते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट, थर्ड, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है। बिल्कुल ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो है हमें जो है बहरा बना देता है, ठीक है, और जो है काफी जो है बीमारियां हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सेवंथ। तो ये फर्स्ट आपका ट्रू, फिर फॉल्स, ये सब जो है आप कॉपी में लिख के दिखाएंगे सभी बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिलिंग ब्लैंक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। एक दोलन में जितना समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं, इसमें आवर्त काल आएगा। सेकंड, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, ठीक है। जो प्रबलता है वो आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही वो प्रबल होगी। आवृत्ति का मात्रक जो है वो क्या है? हर्ज है, ठीक है। एच कैपिटल लिखना है, जेड स्मॉल लिखना है, इसको हर्ज बोलते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं हर्ज। और अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति के पे निर्धारित करती है, ठीक है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तीक्ष्णता उतनी अधिक होगी। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक दोलक मतलब एक पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है, और 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है।
मतलब दोलन करता है मतलब इधर से उधर जाता है। ठीक है, इसका आवर्त काल और आवृत्ति दोनों निकाल दें। देखिए आवृत्ति के लिए हम 4 सेकंड में 40 बार करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 40/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 40/4 को काट देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आवृत्ति को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज। तो ये आपकी आवृत्ति आ गई। ठीक है, ये आंसर आ गया आवृत्ति। ठीक है, आप इसके बाद आवर्त काल निकालना है। आवर्त काल के लिए एक दोलन में कितना समय लगता है। ठीक है, तो एक दोलन में कितने, मतलब वो कितने सेकंड में वो करता है एक दोलन, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, क्योंकि वो आपका आवृत्ति कितनी है उसकी, 1 सेकंड में दोलन करता है 10 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में वो दोलन करता है 10 और 4 सेकंड में 40 बार, तो और उसके जो एक उसने चक्कर लगाया कितने समय में, तो ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। ये आवर्त काल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था, ये इसका आंसर है। 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब 500 कंपन करता है 1 सेकंड में, तो एक कंपन कितने में करेगा, 1/500। सीधी बात, वही निकालना है हमने, आवर्त काल निकालना है, आवृत्ति नहीं निकालनी इसमें। ठीक है, आवृत्ति तो इतनी इसकी 500 ही है, क्योंकि 1 सेकंड में 500 कर रहा है। यदि आवृत्ति पूछी जाए तो इसको हम कहेंगे 500 हर्ज, और आवर्त काल हो जाएगा 1/500। 1/500 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.002 आवर्त काल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन होता है। जैसे ढोलक है, सितार है, बांसुरी है। तो ढोलक के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ढोलक का जो तनिक झिल्ली होती है जिसको थपथपाते हैं, वो जो है कंपन होती है, कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने क्या लिखना है इसमें, तनिक झिल्ली जो है कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार के अंदर आपकी डोरी होती है और तार होती है, उस तार को कम जो है हम खींचते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो उससे कंपन होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और बांसुरी के अंदर जो है विभिन्न आयाम के, भिन्न आकार के जो है छेद होते हैं, जो वायु दाब को, जिसमें से वायु निकलती है और उससे जो है कंपन होने से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तीनों का था। अब 8th क्वेश्चन देखिए, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, तथा संगीत शोर बन सकता है क्या, कभी संगीत शोर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पहले तो शोर और संगीत में अंतर बता रहे हैं। शोर होता है अप्रिय ध्वनि, जो है वो शोर कहलाती है, जो हमें प्रिय नहीं लगती, ठीक है, वो अप्रिय होती है, उसको शोर कहते हैं। दूसरी ओर सुखद ध्वनियां, जो कानों को सुखद लगती हैं, अच्छा अनुभव होता है, उसको संगीत कहते हैं। और यदि संगीत जो है अत्यंत प्रबल हो जाए, बिल्कुल लाउड हो जाए, प्रबल हो जाए, तो वो शोर बन जाता है। ठीक है, ये शोर बन जाता है। ये था आपका 8th क्वेश्चन। 9th, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। अत्यधिक यातायात में मोटर गाड़ियों की ध्वनि होती है, तेज लाउडस्पीकर की आवाज होती है, जनरेटर जो बाहर होता है जिसमें साइलेंसर नहीं लगा होता वो बहुत ही ध्वनि करता है। और कारखाने, यदि जहां हम रह रहे हैं उनके आसपास कोई कारखाना है, उनकी मशीनों की आवाज जो है हमें जो है वो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। 10th, वर्णन कीजिए ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है। देखिए, परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अनिद्रा, नींद न आना, अति तनाव, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, ठीक है, एंजाइटी, अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी और स्थायी रूप से कम भी हो सकती है। ठीक है, वो बहरे भी हो सकते हैं, उनको कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर और दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया।
आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, व्याख्या कीजिए। देखिए, जो मकान सड़क के किनारे है उसमें अत्यधिक गाड़ियों का शोर रहेगा, तो वह अत्यधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मकान 3 गली छोड़कर लिया जाए, वहां पर शांत रहेगा, वहां पर कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाना है। ठीक है। मानव वाक तंत्र आपको पता ही है, ये जो गला है या कंठ है, आप जब बोलते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, ये कंठ आप सभी देख पा रहे होंगे। और इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये देखिए, ये इसका चित्र है, ये बिल्कुल देखिए, ये गले के अंदर, ठीक है, ये वाला, और ये बिल्कुल इसका बिल्कुल ओपन किया हुआ है। ये 2 तंतु होते हैं बीच में, ठीक है। इन बीचों में जो है वो वायु जो है जाती है और जिससे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये चित्र बनाना है सभी बच्चों ने। उपरोक्त मानव में वाक्य यंत्र का चित्र बनाना है और ये इसकी व्याख्या, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स, द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय, मतलब हम निकलते हैं ना जैसे कुछ भी, तो प्रतीत होता है, और ये भाग यंत्र कहलाता है। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। बाकी यंत्र कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं, उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक जोरों से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपन होते हैं। वाक तंतु कंपन होंगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है, वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को एक तना हुआ और ढीला कर सकती है। जो आप तो 2 तने जो है, जो तंतु होते हैं, पतले भी होते हैं, और तंतु का प्रकार, उसकी गुणवत्ता उसके वक्त ध्वनि से उत्पन्न होती है, और वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ठीक है। अब आता है 13वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का, आपका जो पाठ है ध्वनि। आकाश में जब बरसात का दिन में आप अक्सर देखते होंगे कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन, बादल भी गरजते हैं और बिजली भी चमकती है। आप अक्सर देखते होंगे कि बिजली तो पहले हमें दिखाई देती है चमकते हुए, और उसके बाद जो है हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। अक्सर ऐसा ही आपने देखा होगा। तो इसका क्या कारण है कि ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटनाएं एक समान और समान दूरी पे होती है। एक ही बादल गरजता है, समान दूरी पे है, परंतु हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि जो तड़ित है वो प्रकाश है, जो प्रकाश की जो गति है, और गर्जन जो है वो ध्वनि है, जो ध्वनि की गति है। प्रकाश की गति जो है वो बहुत ही अधिक है ध्वनि की गति से। जब प्रकाश की गति बहुत अधिक है तो प्रकाश जो है उसका तड़ित जो है हमें पहले दिखाई देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश की गति जो है वो कितनी है, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। प्रकाश की गति है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर चल देती है। और ध्वनि जो है वो वैसे तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग है। मैं 20 डिग्री की बात कर रहा हूं। 20 डिग्री पर सिर्फ 343 मीटर पर सेकंड, वो 3 लाख है तो वो 343 है, तो इतना अंतर है। तो इसलिए हमें जो है काफी डिफरेंस के बाद जो है उसी बादल की जो है, जो तड़ित हमें जो पहले जो है दिखाई देती है, उसके बाद जो है उसकी गर्जन काफी देर बाद जो है सुनाई देती है। यही कारण है, इसलिए यहाँ प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था ध्वनि का पूरा पाठ। पूरा पाठ में मैंने अभ्यास के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझाने का प्रयास किया सभी बच्चों को। सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो जरूर जो है इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी बच्चे। ठीक है। और इस पाठ को कॉपी में करके दिखाएंगे सभी बच्चे। ठीक है। थैंक यू। गुड डे।